हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग सीखेंगे लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक से परिचित होना एवं उनके सवालों को हल कैसे किया जाए। तो लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक जानने के लिए हमको सबसे पहले गुणनखंड और गुणज से परिचित होना पड़ेगा। यदि गुणनखंड और गुणज क्या होता है? यदि दो संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या को पूर्णतः विभक्त कर दे तो पहली संख्या को दूसरी संख्या का गुणनखंड तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या का गुणज कहते हैं। उदाहरण के लिए संख्या 3 संख्या 24 का एक गुणनखंड है, जबकि संख्या 24 संख्या 3 का गुणज है। कहने का अर्थ है गुणज को अपवर्त भी बोलते हैं। इसका मतलब किसी भी संख्या का गुणज उस संख्या में गिनती की जो संख्या है, जिसे हम लोग प्राकृत संख्या कहते हैं, से क्रमशः गुणा करने पर उस संख्या का गुणज प्राप्त होता है। जैसे 7 का गुणज, जैसे 7 में 1 का गुणा तो 7, 7 में 2 का गुणा किया तो 14, 7 में 3 का गुणा किया तो 21। इस प्रकार 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, है ना। ये 7 का मतलब पहाड़ा जो है, उस जिसका पहाड़ा है या जिसका टेबल है वो उसका गुणज होता है या अपवर्त होता है। इसके बाद गुणज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं? तो प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होता है। जैसे 7 का गुणज 7 एकम 7, है ना, तो 7 ही प्राप्त हो। तो प्रत्येक संख्या सब स्वयं का गुणज होता है। प्रत्येक संख्या 1 का गुणज होता है। सभी अशून्य संख्याओं का गुणज या तो संख्या के बराबर या उससे बड़ा होगा। चौथा है शून्य सभी संख्याओं का गुणज है। पांचवा कोई भी संख्या का गुणज उस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होता है। छठवां किसी भी अशून्य संख्या का अनंत गुणज हो सकता है। मतलब कोई भी संख्या में हम किसी संख्या का गुणा करते हैं तो ये प्रक्रिया अनंत बार हो सकता है। तो उसका जो गुणज है किसी भी संख्या का, वो अनंत गुणज प्राप्त हो सकता है। उसके बाद आते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कहने का मतलब होता है अपवर्तक। जब कोई एक संख्या से दूसरी संख्या को पूरा भाग दे, है ना, तो भाजक को भाज्य का गुणनखंड कहेंगे। भाजक मतलब जिससे भाग दे रहे हैं किसी संख्या को, उस संख्या को अपवर्तक या गुणनखंड हम कहते हैं। या इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, जिसके पहाड़ा में कोई संख्या मौजूद हो वे संख्या अपवर्तक या गुणनखंड होगा। जैसे 12 जो है 2 के भी पहाड़ा में होता है, 3 के भी पहाड़ा में होता है, 4 के भी पहाड़ा में होता है, 6 के भी पहाड़ा में होता है। तो 12 का अपवर्तक क्या क्या हुआ? 2 भी हुआ, 3 भी हुआ, है ना। या जिससे पूरा पूरा भाग चला जाए वो उस संख्या का अपवर्तक होता है। जैसे यहाँ पे 16 का अपवर्तक 1, 2, 4, 8, 16 होगा, क्योंकि इनके पहाड़ में 16 आता है। उसके बाद आते हैं गुणनखंड के गुण। तो गुणनखंड के गुण क्या क्या हो सकते हैं? तो कोई भी अशून्य संख्या स्वयं का सबसे बड़ा गुणनखंड होता है। दूसरा गुण, एक सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणनखंड होता है। उसके बाद किसी भी संख्या का गुणनखंड या तो उस संख्या के बराबर या उससे छोटा होगा। शून्य किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता, क्योंकि शून्य से विभाजन अपरिभाषित है। कहने का मतलब है किसी भी संख्या को शून्य से भाग देंगे तो हमको परिभाषित नंबर ना मिलके अनंत नंबर प्राप्त होता है। तो शून्य किसी भी संख्या का गुणनखंड नहीं होता। छठवां है किसी भी अशून्य संख्या का सीमित गुणनखंड होता है। सातवां प्रत्येक संख्या का, है ना, शून्य और एक को छोड़कर प्रत्येक संख्या का कम से कम 2 गुणनखंड होता है, एक और वह स्वयं वो नंबर। तो प्रत्येक संख्या का 2 गुणनखंड क्या क्या प्राप्त होता है? एक और वो नंबर स्वयं। उसके बाद आते हैं भाज्यता का नियम। भाज्यता का नियम, जैसे कोई संख्या हम उसको बिना भाग दे जानना है कि वो संख्या किससे किससे भाग जा सकता है,
उसके लिए क्या है, जैसे 10 है, यहाँ पे 10 से कोई संख्या भाग जा सकता है क्या, ये हमको जानना है। तो हम उसके इकाई अंक को देखेंगे। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह 10 से विभाज्य होगा। इसी प्रकार यदि कोई संख्या 5 से विभाजित होगा क्या, ये हमको जानना है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 या 5 है तो संख्या 5 से विभाजित होगा। इसी प्रकार 2 से अगर जानना है कि यदि इकाई अंक किसी संख्या का 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगा। उसी प्रकार 3 के लिए, यदि संख्या के अंकों का योग, है ना, या बीजांग बोल सकते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिजिट सम, वो अगर 3 से विभाजित हो, है ना, तो वह संख्या 3 से विभाज्य होगा। इसके बाद आते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या, है ना, वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो। कहने का मतलब है वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी और संख्या से विभाजित ना होता हो, वो अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड है वो भाज्य संख्या है। एक को न तो हम अभाज्य संख्या कहते हैं और न ही भाज्य संख्या, क्योंकि एक में केवल एक ही गुणनखंड हमको प्राप्त होता है। इसके बाद आते हैं प्रथम अभाज्य संख्या, हमारा 2 को कहते हैं। 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या है। प्रथम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। प्रथम सबसे छोटी कंपोजिट नंबर, सम कंपोजिट नंबर 4 है। प्रथम सबसे छोटी अभाज्य विषम संख्या 3 है और प्रथम सबसे छोटी विषम कंपोजिट नंबर हमारे पास प्राप्त होता है 9। इसके बाद हम देखते हैं कि लघुत्तम अपवर्त हम लोग सीख लिए। तो उसमें से जैसे 2 संख्या है उसका हम लोग अपवर्त निकाला, तो उसमें जो जो कॉमन रहेगा उसको हम लोग समान अपवर्त या समापवर्त बोलते हैं, और उसमें से सबसे छोटे वाले को हम लोग लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। जैसे जहाँ पे 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त वह छोटी से छोटी संख्या या न्यूनतम घात वाला व्यंजक है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है ना। इसको ऐसा ही बोल सकते हैं अपवर्त। यदि एक संख्या m दूसरी संख्या n को पूरी काटती है तो m को n का अपवर्तक तथा n को m का अपवर्तक कहते हैं। समापवर्त क्या होता है, तो एक संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक से पूरी विभाजित होती हो तो वह संख्या उन संख्याओं का समापवर्त कहलाती है। जैसे 3, 5, 6 का समापवर्त हो जाता है 30, 60, 90। इसमें से सबसे छोटा वाला हमारा लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। इसके बाद आते हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां। तो हमारे पास लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की 2 विधियां हैं। पहला है गुणनखंड विधि। तो इस विधि में हमारे पास इसका क्रिया विधि हो जाएगा, सबसे पहले दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करें। दूसरा, उन सभी अभाज्य गुणनखंडों को सबसे बड़े घात के साथ चुन ले जो उनमें से किसी भी संख्या के गुणनखंड में सम्मिलित हो। अब चुने गए अभाज्य गुणनखंडों को गुणा करके अभिष्ट, है ना, लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 16, 24, 40, 42 का लघुत्तम समापवर्त है हमारे पास। इसका 16 का अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2। वैसे ही 24 का भाज्य गुणनखंड 3 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 प्राप्त होता है। वैसे ही 40 का हमको अभाज्य गुणनखंड 4 गुना 2 गुणित 2 गुणित 2 इस टाइप से हमको प्राप्त होगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा यहाँ पे 24 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 बराबर 1680। इसी प्रकार एक और इस टाइप से हम, ये टाइम फैक्टराइजेशन मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि। इस विधि में क्या करते हैं, जैसे 4, 6, 8 तीन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है तो 4, 6, 8 को हम लोग अभाज्य संख्या से, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से पहले भाग देते हैं। तो यहाँ से देखते हैं कि 2 से इस 4 को भाग दिया तो 2 दूनी 4, इस 6 को भाग दिया तो 2 दिया, मतलब ये 6 जो है 2 का
3 बार पहाड़ा पढ़ने से आता है, और 8 जो है इस 2 से 4 बार पहाड़ा पढ़ने से आता है। इसी प्रकार एक लाइन खींचेंगे, फिर इसके बाद 2 से पुनः भाग देंगे तो ये 2 जो है 2 एकम 2, और 3 जो भाग नहीं जाएगा उसको एज इट इज जैसा है वैसा ही हम लोग नीचे उतार देंगे। फिर जो भाग जाता है उसको भाग देंगे। भाग देते समय ध्यान ये देंगे कि कम से कम इसमें जैसे 3 अंक है ना, या 3 संख्या है, तो कम से कम 2 संख्या भाग जाना चाहिए तब भाग देंगे, अदरवाइज हम भाग नहीं देंगे उससे। इसके बाद 2 से भाग दिया, ठीक है। चाहे तो हम लोग यहाँ से रोक सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमको अभाज्य संख्या मिल गया है, अगर नहीं तो हम एक एक आते तक भी भाग दे सकते हैं। तो इसका 4 का जैसे 2 गुनी 2 मतलब 2 की घात 2, 6 का 2 की घात 2 गुनी 3 हो जाएगा, 8 का 2 की घात 3 हो जाएगा। इसमें देखते हैं कि 2 जो है ये 4 वाले में भी है, 6 वाले में भी है और 8 वाले में भी है। तो 2 का अधिकतम घात किसमें है वो लेना है, 2 की घात 3, और यहाँ पे 3 इसमें नहीं है, फिर भी हमको 3 जो है लेना है। यहाँ पे कोई एक में भी रहे तो भी 3 को हमको लेना है उसका, फिर हमको गुना कर देना है उसका, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा एलसीएम प्राप्त हो जाता है 24। यहाँ 2 का सबसे बड़ा घात 2 की घात 3 है, दूसरे भाज्य संख्या गुणनखंड 3 है, इसलिए इसका गुणनखंड या एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 24। तो दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं तथा गुणनखंडों को घात से प्रदर्शित करते हैं, तत्पश्चात अधिकतम घात वाली संख्याओं का गुना करते हैं। दूसरा है भाग विधि। तो भाग विधि में दी गई संख्याओं को एक पंक्ति में रखकर अभाज्य संख्याओं 2, 3, 5, 7, 11 आदि में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग दे, जो दी गई संख्याओं में से कम इन्हीं 2 में पूरा भाग लग जाए। उसके बाद जो भागफल प्राप्त हो उन्हें दी गई संख्याओं में जो पूरा नहीं बढ़ सकती उनका भी दूसरी पंक्ति में उतार लें। पहली पंक्ति वाली क्रिया दूसरी पंक्ति में सबसे छोटी अभाज्य संख्या से करते जाएं। हो सकता है कि किसी क्रिया को दोहराना ही पड़ जाए। सभी है ना भाजकों एवं अंतिम पंक्ति की संख्याओं का गुना करके अभिष्ट लघुत्तम समापवर्त हमको प्राप्त होता है। दूसरा, जैसे इसको एक उदाहरण के द्वारा भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे 36, 48 और 80 का लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है। तो यहाँ पे 36, 48, 80 को है ना इस टाइप से आड़ी और खड़ी लाइन में खींच लेंगे, और आड़ी लाइन के राइट हैंड साइड में हम लोग जिसका लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है उसको लिखेंगे, और यहाँ पे अभाज्य संख्याओं से हम भाग देते जाएंगे। तो जैसे इस 2 से इसको भाग दिया तो हमको यहाँ पे प्राप्त होता है 18, 24 और 40। फिर इसको 2 से भाग दिया तो हमको प्राप्त होता है 9, 12, 20। इसी प्रकार इसको फिर 2 से भाग दिया तो हमको मिलता है 9, 6, 10। इसके बाद हमको मिलता है जिस 2 से इसको भाग दिया तो 9 भाग नहीं जाता तो उसको जैसा है वैसे लिखेंगे, 6 को 3 और 10 5 बढ़ जाता है तो इसको वैसे। इस प्रकार इसको 3 से भाग देंगे तो 9 हमारा 3 बढ़ जाता है, 3 एकम 3 और 5 नहीं जाता है, उसको जैसा है वैसा लिख देंगे। अतः 36, 48, 80 का लघुत्तम समापवर्त हमारे पास हो जाता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 और गुना 3 और 5। ये सबको हमको गुना करना है। तो इस प्रकार गुना करने से हमको 720 प्राप्त हो जाता है। इसमें संख्याओं को उपिष्ट अभाज्य भाजकों द्वारा विभाजित किया जा सकता है तथा इस क्रिया की पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक शेषफल 1 प्राप्त हो। इस अभाज्य भाजकों का गुणनफल ही अभिष्ट लघुत्तम समापवर्त होगा। उसके बाद है दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त तथा महत्तम समापवर्त निकालना। इसके लिए भी 2 विधियां हैं। पहली विधि में हम क्या करते हैं, दिए गए दशमलव संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने के लिए उनके संगत पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं तथा प्राप्त लघुत्तम समापवर्त में दाहिनी ओर से उतने अंक के बाद दशमलव डालें जितना कि दशमलव के
न्यूनतम अंकों की संख्या में दशमलव के बाद दाहिनी ओर अंक हो। जैसे यहाँ पे 2.4, 0.36, 0.045 का लघुत्तम समापवर्त हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 24, 36 और 45 का लघुत्तम समापवर्त हम लोग यहाँ पे निकालेंगे। तो इसके बाद इसका गुणनखंड जब निकालेंगे तो हमको प्राप्त हो जाता है 3 गुना 3 गुना 4 गुना 2 गुना 5 बराबर 360। अब इसमें देखते हैं गुणनखंड निकालने के बाद, है ना, कि इसमें जो अंक जो संख्या दिया है 2.4, 0.36, 0.045, तो दशमलव के बाद, है ना, दाहिनी ओर, है ना, न्यूनतम अंकों की संख्या किसमें है। तो यहाँ पे देखो दशमलव के बाद इसमें 2.4 में सिर्फ एक अंक है, यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 45। तो यहाँ पे जैसे बोला गया है दाहिनी ओर से उतने अंक के बाद दशमलव डाले जितना कि दशमलव के न्यूनतम अंकों की संख्या में दशमलव के बाद दाहिनी ओर अंक हो। तो यहाँ पे 24 क्या है, सबसे छोटा है। तो यहाँ पे दशमलव के बाद अंक कितना है, 1 है ना भाई। तो हम जो प्राप्त हुआ है उसमें एक अंक पीछे से एक अंक के दशमलव लगा देंगे, तो यहाँ पे ये 36 हो गया। यहाँ संख्या 2.4 में दशमलव के बाद सबसे कम अंक है, इसलिए पूर्णांक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त 360 में दाहिनी ओर से एक अंक 0 के बाद दशमलव लगाया गया, बैठाया गया। इसके बाद इसका दूसरा विधि देखते हैं। तो दूसरा विधि में क्या करते हैं, दी गई सभी दशमलव संख्याओं को परिमित संख्या, है ना, p/q के रूप में लिखते हैं। ये यहाँ पे गलत हो गया है, ये p/q है। तथा भिन्नों के आधार पर उनका लघुत्तम समापवर्त या महत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं। जैसे 7 है तो 7 को 7/1 लिख सकते हैं, है ना भाई। जैसे हमको मान लो 10.5 एवं 1.4 का लघुत्तम महत्तम समापवर्त हमको ज्ञात करना है। लघुत्तम समापवर्त हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो 7 को लिख सकते हैं 7/1, 10.5 को लिख सकते हैं 105/10 और 1.4 को लिख सकते हैं 14/10। तो 7, 105 और 14 का महत्तम समापवर्त हो जाएगा, वर्तक हो जाएगा 7, और 1, 10 और 10 का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 10। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्त जब भी हमको ज्ञात करना रहता है, तो यहाँ पे जब लघुत्तम समापवर्त निकालना रहेगा तो अंश वाला का लघुत्तम समापवर्त और हर वाले का महत्तम समापवर्त का भिन्न निकाल कर इस टाइप से बनाएंगे। इसी प्रकार जब भिन्नों का महत्तम समापवर्त, ये जब महत्तम होगा तो यहाँ पे महत्तम हो जाएगा, यह लघुत्तम हो जाएगा, बस अंतर इतना ही रहेगा। इस प्रकार हम भिन्न का भी इस विधि के द्वारा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं घात एवं घातांक का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके से इसको निकाल सकते हैं, पहला और दूसरा। तो पहला वाला है, यदि दी गई संख्याओं का आधार समान और घात असमान हो तो उनका लघुत्तम समापवर्त अधिकतम घात वाली संख्या होगी। जैसे यहाँ पे 3 की घात 7, 3 की घात 12, 3 की घात 17 का लघुत्तम समापवर्त, जो जिसका घात सबसे बड़ा है, जैसे यहाँ पे 3 आधार समान है तो जिसका घात बड़ा होगा वो उसका लघुत्तम समापवर्त होगा। इसी प्रकार जब माइनस वाला घात रहेगा तो माइनस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा हो जाता है, जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस टाइप से बनेगा। ट्रिक नंबर 2, इसमें क्या है, यदि दी गई संख्याओं का घात तथा घातांक दोनों असमान हो, अलग अलग हो, तो उनका लघुत्तम समापवर्त हम गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। उदाहरण जैसे, है ना, जैसे 2 की घात 3 और 3 की घात 2 का लघुत्तम समापवर्त क्या होगा, तो उसका लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 2 की घात 3 गुना 3 की घात 2 बराबर 8 गुना 9 बराबर 72। इसी प्रकार 3 की घात 2, 2 की घात 5, 4 की घात 3 अर्थात 2 की घात ऋण 2, 2 की घात ऋण 5 और 4 की घात ऋण 3 अर्थात 1/32, 1/25 और 1/43, है ना। इसका हमको लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा,
जैसे 3/(-2) कहने का मतलब 1/9 हुआ। तो 1/9, 1/32, 1/64 का लघुत्तम समापवर्त हमारे पास हो जाएगा ऊपर वाले, है ना, समान अंश 1 का लघुत्तम समापवर्त और नीचे में 9, 32 और 64 का महत्तम समापवर्त। तो ये हो जाता है 1/1 बराबर 1। उसके बाद यहाँ तक हमारा लघुत्तम समापवर्त कंप्लीट होता है। उसके बाद आते हैं महत्तम समापवर्त तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF भी बोलते हैं इसको। तो बड़ी से बड़ी वह संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्त तक कहते हैं। जैसे 6, 18 और 12 का महत्तम समापवर्त तक ज्ञात करो, ऐसा बोला जाता है। तो 6 को विभाजित करने वाली संख्याएं हमारे पास 1, 2, 3, 6, 8 को विभाजित करने वाली संख्या 1, 2, 4, 8 और 12 को विभाजित करने वाली संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 12 है। यहाँ दो ऐसी संख्या है, यहाँ दो जो है ऐसी संख्या जो ये तीनों में है ना। तो और महत्तम भी है, 2 के बाद और ऐसा कोई संख्या नहीं है जो तीनों में हो, अतः 2 हमारा क्या हुआ, महत्तम समापवर्त हुआ। पहला है अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें पहली दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करते हैं, है ना। जो गुणनखंड सभी संख्याओं में विद्यमान हो उनका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। यही गुणनफल दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे यहाँ पे 28, 42 और 98 का महत्तम समापवर्तक। तो 28 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 7 होता है, 42 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 7 और 98 का 2 × 7 × 7 होता है। 28, 42 और तीनों के गुणनखंडों को देखते हैं कि तीनों में 2 और 7 समान है, तो उन 2, है ना, 7 का गुना कर देते हैं, तो वो 2 × 7 बराबर 14। इस प्रकार इसका महत्तम समापवर्तक इस विधि से ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा विधि हमारे पास है कंटिन्यूड डिवीजन मेथड, लगातार विभाजन विधि। इसका क्रिया विधि हमारे पास है दी गई, पहला है दी गई संख्याओं में से सबसे पहले बड़ी संख्या से छोटी संख्या को भाग देते हैं, फिर जो शेष बचे उससे पहले विभाजक में भाग देते हैं अर्थात दूसरा विभाजक हुआ। यदि फिर शेष बचे तो इस नए शेष से दूसरे विभाजक में भाग देते हैं। इस क्रिया की पुनरावृत्ति तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल हमको शून्य प्राप्त न हो। इस प्रकार सबसे अंतिम विभाजक ही दी गई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। जैसे हमको 36, 54 और 81 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो इसके लिए सर्वप्रथम 36, 54 का महत्तम समापवर्तक इस विधि से निकालते हैं, है ना। इस विधि से जैसे यहाँ पे निकालते हैं, तो इसमें से छोटे वाले से 36 से बड़े वाले को हमने भाग दिया, तो 36 से भाग दिया तो 36 एकम 36 हुआ, ठीक है। यहाँ पे फिर इसको 54 से 36 को घटाया तो 18 प्राप्त होता है, ठीक है। अब ये जो 36 है उसको 18 जो प्राप्त हो उससे पूरा भाग देते हैं तो 36 पूरा पड़ जाता है। इस प्रकार 36 और 18 का महत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 18 हुआ। इसके बाद पुनः ये 81 में ये जो 18 प्राप्त हुआ है ना, उसका भाग हम देंगे। तो 18 से 81 को भाग दिए तो 4 बार गया, फिर घटाया 9 को, 9 से फिर 18 को भाग दिया तो 2। इस प्रकार 18 और 81 का महत्तम समापवर्तक हमको प्राप्त होता है 9। इस प्रकार इस विधि के द्वारा ऐसा भी बना सकते हैं महत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की। उसके बाद आते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ में संबंध क्या होता है। तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक जो होता है संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब जिन संख्याओं का हम महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कर रहे हैं उन संख्याओं का गुणनफल उनके महत्तम समापवर्तक, मतलब उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे दो संख्याओं का एलसीएम मान लो 1920 तथा 16 है ना। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ऐसा कोई सवाल है। तो मान लो माना दूसरा संख्या x है, तब x से गुना 128 बराबर 1920 गुने 16। इस प्रकार दूसरी संख्या हमको 240 प्राप्त हो जाए। तो ये हमारा फार्मूला है और इससे हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद है भिन्नों का महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो भिन्नों का लघुत्तम समापवर्तक जैसे कि पूर्व में मैं अभी बता चुका हूँ कि भिन्नों का महत्तम समापवर्तक या लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए भिन्नों का जब महत्तम समापवर्तक यहाँ पे बोला जाएगा तो अंश का महत्तम समापवर्तक
है ना। यहाँ पे ये जो महत्तम है लिखा है वो अंश में आएगा और उसके जस्ट नीचे वाला हर में लघुत्तम आएगा। जब यहाँ पे लघुत्तम पूछा जाएगा तो यहाँ पे लघुत्तम लिखना है, महत्तम पूछा जाएगा तो यहाँ पे लघुत्तम लिखना है। और जस्ट यहाँ पे महत्तम होगा तो नीचे वाला लघुत्तम होगा, यहाँ पे लघुत्तम होगा तो महत्तम होगा। इस फार्मूला का उपयोग करके आप भिन्नों का महत्तम शब्दवर्धक या लघुत्तम शब्दवर्धक ज्ञात कर सकते हो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो।